Good morning, friends. Now we are going to start our next topic, that is Gantt chart. Okay? हमने प्रीवियस लेक्चर में PERT और एक आपका CPM ये दो मेथड देखे थे, क्रिटिकल पाथ मेथड, राइट। अब हम देखने वाले हैं Gantt चार्ट क्या है। ये आपको इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज Gantt चार्ट। ठीक है, देखिए अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमने PERT मेथड देख ली, उसके बाद CPM मेथड देख ली। हमने देखा कि एक में टाइम एस्टिमेशन होता है, दूसरे में कॉस्ट और टाइम एस्टिमेशन होता है, पर कहीं पर भी ना एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, कोई पर्सन टाइम के अकॉर्डिंगली कितना वर्क करके दे रहा है, ये हमने कहीं पर भी नहीं देखा। आपने एक इंडिविजुअल का रेशो निकाला, नहीं निकाला, राइट, कि भाई आपके पास 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से हर एक लोग या हर एक पर्सन कितना काम कर रहा है, ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा काम कम टाइम में कौन करके दे रहा है, ये हमने कोई भी मेथड में नहीं देखा। अब आपको Gantt चार्ट में ये सारी चीजें कंटिन्यू करनी है, इसीलिए इसको ना टाइमलाइन चार्ट भी बोलते हैं। ख्याल में टाइमलाइन चार्ट भी इसे बोला जाता है। अब व्हेन क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूल, द प्रोजेक्ट मैनेजर बिगिंस विथ ए सेट ऑफ टास्क, राइट। उसके पास एक टास्क होगा, डिटेल होगा, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट या कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें आपको क्या करना होगा कि एफर्ट्स हो गए, उसके बाद आपका कुछ ड्यूरेशन मतलब कि टाइम होगा, कोई स्टार्ट डेट होगी, ये सारे आपके क्या रहेंगे, इनपुट हो गए, राइट। और इसके साथ ही साथ आपको क्या देखना होगा कि हर एक इंडिविजुअल को क्या टास्क असाइन करने में आता है, मतलब एक इंडिविजुअल का टास्क क्या रहेगा, ये भी आपको देखना है। सो एफर्ट्स, ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट आर इनपुट फॉर ईच टास्क एंड एडिशन में आपको क्या देखना है कि टास्क में भी असाइन टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल। पर अब इसके लिए ये सारे इनपुट को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर Gantt चार्ट की मेथड देखनी है, या इसी को ही क्या बोला जाता है, टाइमलाइन चार्ट। ए टाइमलाइन चार्ट ऑल्सो कॉल्ड Gantt चार्ट, तो ये हमको जनरेट करना है। अब ये क्या करता है पता है कि हर एक एक्टिविटी उसको जितना टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंगली कितना प्रोग्रेस देगी, ये बताएगा। इट शोज प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड द अमाउंट ऑफ टाइम दे विल टेक। मतलब मेरी सपोज की एक्टिविटी है कोडिंग, तो मुझे test1.c का पेज कोड करना है, तो वो कोडिंग वाला जो मेरा पेज होगा test1.c, ये कितना टाइम लगाएगा, तो वो test1.c इज माई एक्टिविटी, एंड जो मुझे टाइम लगेगा तो वो एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली कितना टाइम आएगा या कितना टाइम मुझे चाहिए होगा, ये हम ये Gantt चार्ट का यूज करके बताएंगे। अब आप जब ये Gantt चार्ट कंटिन्यू करोगे ना, तो ये Gantt चार्ट जो है ना, ये हर एक इंडिविजुअल का वर्किंग बता सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, तो मैंने test1, test2, test3 ऐसे 3 किए, तो मेरा इंडिविजुअल कितना काम मैंने किया, कितने टाइम में किया, ये सारी चीजें बताने के लिए हमको ये Gantt चार्ट वाली मेथड यूज करनी है, बराबर है। ये जो मेथड है ना, ये आपको देखो एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1914 में हेनरी Gantt जो है, इसने ये मेथड इंट्रोड्यूस की थी और उसी के नाम पर से इसको Gantt चार्ट मेथड बोला जाता है। हो गया क्लियर आपको, ये खास ध्यान रखना है। और इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड वार 1 मिलिटरी रिक्वायरमेंट टू प्लॉट इंडिविजुअल टास्क अगेन टाइम, मतलब जो वर्ल्ड वार 1 हुआ था हमारा, तो उसमें कितने मिलिटरी की रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम में कितनी रिक्वायरमेंट होगी और क्या टास्क हमारा फुलफिल होगा, तो इसके लिए उन्होंने ये Gantt चार्ट वाली मेथड इंट्रोड्यूस की थी, पर अब ये प्रोजेक्ट में यूज की जाती है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रही है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो है ना, इसमें आपको कॉलम दिख रहे हैं। देखो ये सारे कॉलम दिख रहे हैं आपको। वीक 1 में कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, फिर वीक 2 में आपको, मतलब ऑल प्रोजेक्ट टास्क आर लिस्टेड इन लेफ्ट हैंड कॉलम। मतलब ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड कॉलम है, उसमें हमने क्या किया है, तो ये जो टास्क है हमारे उसको लिस्ट कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टास्क सेट 1, फिर टास्क सेट 2, टास्क सेट 3, ऐसे टास्क में हमने क्या कर दिया है, उसको डिवाइड कर दिया है। एट a task is a specific job assigned to one person to perform in a specific time। अब आपको पता है कि कितना टाइम लगेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ये देखो आपको हॉरिजॉन्टल बार दिख रहे हैं। अब एक वीक में कितने दिन आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, संडे आप निकाल दो, बराबर है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 डेज अगर हम वर्किंग कंसिडर करके चले, तो मुझे क्या पता चलेगा, पता है कि मेरा ये टास्क 1 था ना, 2 दिन में इतना काम खत्म हुआ। कितना काम खत्म हुआ 2 दिन में, तो ये हॉरिजॉन्टल जो है ना आपका, ये क्या बताएगा कि आपने जो टास्क 1 दिया था आपको, उसको आपने क्या किया, 2 दिन लगाए ये पर्सन ने।
फिर सपोज कि ये मैंने किसी और को हैंड ओवर किया, तो ये क्या बता रहा है पता है, ये पर्सन ने यहाँ पर ने ये 3 दिन का वक्त यहाँ पर लिया, मतलब उसके आगे वाला जो भी काम था उसके लिए उसने क्या किया, ये 3 दिन का काम लिया। आप देखो मल्टीपल में भी चला सकते हो, ये आपने ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर टास्क 1 चल रहा है, देखो टास्क 2 मल्टीपल में चल ही रहा है, देखो ये यहाँ से शुरुआत हुई, देखा आपने, तो वो वीक 2 में भी गया थोड़ा, ठीक है। मतलब पैरेलली सारी एक्टिविटी चलेगी, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पहला खत्म होगा फिर हमारा दूसरा शुरू होगा, फिर दूसरा खत्म होगा तब जाकर हमारा तीसरा खत्म होगा, नहीं, उस तरह से नहीं है। एक्टिविटी सारी पैरेलल चलेगी। आप टास्क डिफाइन करके रख दो, बराबर है, और कितने वीक स्टार्ट कहाँ से करना है और कितने वीक आपको लगने वाले हैं वो आप डिफाइन कर दो, बराबर है। मतलब हॉरिजॉन्टल बार इंडिकेट्स द ड्यूरेशन ऑफ ईच टास्क, कितना टास्क वो टाइम लेगा। And when multiple task occurs at the same time, so multiple parallel bar occurs on the calendar। तो ये देखो आपको multiple parallel bar यहाँ दिखाई ना, यहाँ ऊपर भी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नीचे भी आपको बार दिख रहा है, तो वो पैरेलल में एक्टिविटी चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है। A group of tasks makes up an activity and which ends in milestone, बराबर है। अब देखो यहाँ पर एक माइलस्टोन बताया हुआ है, एंड जहां पर होता है ना वो टास्क, तो उसको माइलस्टोन बोला है उसने। अब मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि माइलस्टोन मतलब किसको बोलते हैं पता है। सपोज के फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोजेक्ट है सॉरी, अब वो प्रोजेक्ट में मैंने डिसाइड किया कि यार ये 3 फेज आने वाली है मेरे प्रोजेक्ट में, मेन 3 फेज आएगी। तो जैसे मेरी एक फेज खत्म हो जाएगी ना, मतलब हम क्या बोलेंगे पता है, एक माइलस्टोन खत्म हुआ, तो उसने वो इंडिकेशन के लिए यहाँ पर क्या लिया है, डायमंड लिया है। हम इंडिकेशन के लिए कुछ भी ले सकते हैं, मतलब पहला डायमंड आया, मतलब मुझे क्या पता चलेगा कि ओके चलो अब एक फेज का काम खत्म हुआ, मतलब 100% का प्रोजेक्ट है तो 25% खत्म हुआ। दूसरा माइलस्टोन है तो क्या पता चलेगा, ओके चलो अब हमने 50% का प्रोजेक्ट खत्म किया, तो उसको बोलते हैं माइलस्टोन। मतलब जहां एक फेज या बहुत एक मेन ग्रुप का काम खत्म हो जाता है ना, तो उसको माइलस्टोन से इंडिकेट करते हैं। क्लियर सभी को? सी नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या देखना है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट प्लान करना है और सपोज आपने डिसाइड किया कि आपको जैंट चार्ट वाला मेथड यूज करना है, तो आपको कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी होगी, क्या कौन सी स्टेप्स ध्यान में रखनी होगी, या किस अकॉर्डिंगली जाना होगा, वो अब हम देखेंगे। देखो अब अगर आपने डिसाइड किया कि आपको जैंट चार्ट मेथड यूज करना है, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो सारी एक्टिविटीज, ओके, कितने टास्क है, क्या एक्टिविटीज है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई। सो आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज एंड द टास्क इन द स्टेज एंड ईच एक्टिविटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद द कंप्लीशन डेट एंड अलोकेट टीम पर्सन, क्योंकि पर्सन कितना काम कर रहा है वो भी हमको देखना है। सो आपको क्या करना है कि कंप्लीशन डेट क्या होगी और कितने पर्सन अलोकेट किए हैं, ये हर एक एक्टिविटी का और टास्क का आपको पैसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेना है। Then determine the task for each activity and estimate completion time and activity is broken down into several tasks। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है, तो मैंने एक एक्टिविटी को क्या कर दिया, 4 टास्क में डिवाइड कर दिया कि एक एक्टिविटी 4 टास्क में कंप्लीट करनी है, टास्क 1, 2, 3 और 4। फिर वो 4 टास्क में मैंने क्या डिसाइड कर लिया कि टास्क 1 में 3 पर्सन काम करेंगे, टास्क 2 आ जाएगा ना, वहां और 2 पर्सन ऐड हो जाएगा, मतलब 3 और 2 5। टास्क 3 आएगा ना, तब और एक उसमें पर्सन ऐड होगा, मतलब 5 और 1 6। ऐसे पर्सन भी मैंने टास्क वाइज डिफाइन कर लिए, बराबर है। मतलब कितना एक एक्टिविटी में कितने टास्क डिवाइड करने होंगे, उसके बाद उसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा और उसको कितने टास्क में डिवाइड करना है, ये सारी चीजें आप पहले डिफाइन कर लो, बराबर है। इससे क्या हो जाएगा, टोटल एस्टिमेशन टाइम आप कैलकुलेट कर सकोगे। सो देखो डिटरमाइन द टोटल एस्टिमेशन टाइम फॉर ईच एक्टिविटी एंड ऑब्टेन एन एग्रीमेंट टू प्रोसीड। मतलब आपको पता चल जाएगा कि अब भाई ऑन एन एवरेज इतना टाइम लगेगा, 10 एक्टिविटी है टोटल, तो 10 एक्टिविटी को अब 10 घंटे का टाइम लगेगा फॉर एग्जाम्पल, तो आप उससे क्या कर सकते हो, वो एवरेज टाइम डिफाइन कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, सब हो जाने के बाद ये सारी चीजें जैंट चार्ट पर प्लॉट करनी है। मतलब एक्टिविटीज को प्लॉट कर दो, एक्टिविटी प्लॉट करने के बाद 10 एक्टिविटी जैसे मैंने बोला, तो कितने माइलस्टोन आएंगे आपके, 10 माइलस्टोन आएंगे, राइट। एक एक्टिविटी खत्म होगा तो माइलस्टोन ड्रॉ कर देना है डायमंड से, दूसरा खत्म हुआ तो दूसरा ड्रॉ कर देना है। मतलब इससे क्या पता चलेगा मुझे कि कितना काम खत्म होते जा रहा है। एंड रिव्यू एंड रिकॉर्ड द प्रोग्रेस पीरियोडिकली, मतलब आप इसे रिव्यू कर सकोगे और फिर एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम जो है आपने कौन से एक्टिविटी पर कितना स्पेंड किया और उसके हिसाब से आपका बजटेड टाइम कितना रहेगा, वो सारा आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। और फिर आप क्या कर सकोगे कि ये समरी फिर आपका जो भी मैनेजर है, तो वो मैनेजर को आप ये समरी क्या कर सकोगे, सबमिट कर सकोगे। क्लियर? मतलब आपको इसमें देखो करना क्या है, मैं एक बार और ब्रीफ कर दूं। पहले सारी एक्टिविटी डिफाइन कर लो, फिर एक एक्टिविटी को कितने टास्क में डिवाइड करना है वो डिफाइन कर लो। एक्टिविटी डिफाइन करोगे तो कितने माइलस्टोन आएंगे वो पता चल जाएगा आपको। एक्टिविटी के अंदर टास्क डिफाइन करोगे तो ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों को असाइन करना है।
ये सारा हो जाने के बाद जैसे जैसे माइलस्टोन आप रखते जाओगे, जैसे जैसे एक्टिविटी खत्म होते जाएगी, तो लास्ट में आपको क्या पता चल जाएगा एवरेज करने के बाद कि भाई अब आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया, बराबर है। और उस पर से आपको क्या मिल जाएगा कि एक बजटेड टाइम मिल जाएगा फाइनल, और फिर वो जो समरी आपकी आएगी वो प्रोजेक्ट मैनेजर को आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ये खास आपने ध्यान रखना है। देखो मैं फिर से बता दूं, जायंट चार्ट आपको पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको साथ में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी मेंशन कर देने हैं। अब आप एडवांटेजेस देखो तो इसका मेन एडवांटेजेस आपने क्या देखा कि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या प्लानिंग है, क्या शेड्यूलिंग है, ये तो आपका मेन एडवांटेज है कि द मेन एडवांटेज इज दैट प्लान शेड्यूल एंड प्रोग्रेस, आया प्लान शेड्यूल एंड प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट कैन ऑल बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टुगेदर। मतलब आप ये उस पर से एक आइडिया लगा सकते हो जिससे क्या हो जाता है कि अंडरस्टैंडेबल होता है, चार्ट से हमको ना इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि डिसएडवांटेजेस क्या। अब डिसएडवांटेजेस इसका पता है, सबसे पहला मेन डिसएडवांटेजेस क्या है, आपको ना डिपेंडेंसी समझ में नहीं आती। इंटरडिपेंडेंसी जो होती है ना, अभी देखने के लिए ऐसा लगता है कि पहली एक्टिविटी चल रही है, फिर उसके साथ में दूसरा पैरेलल काम भी चल रहा है, पर आप इधर दिखाते हो जब चार्ट बनाते हो ना तब, पर जब एक्चुअल में करने बैठते हो ना तब पता चलता है कि भाई वो पैरेलल दिखाया हुआ है पर उसको रुका कर रखना पड़ेगा। क्यों? तो आपका पहला काम खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो आप पर डिपेंडेंट है। मतलब फर्स्ट एडवांटेजेस इसका है कि दे डू नॉट शो इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द एक्टिविटीज एंड देयरफॉर डू नॉट रिप्रेजेंट नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज, बराबर है। मतलब ये खास मेंशन है कि एक सारे एक्टिविटी के अंदर क्या रिलेशनशिप है, कौन किस पर डिपेंडेंट है, ये नहीं बताता है। और ये मैनुअल ड्राइंग जो है, मतलब आप जो मैन्युअली करते हो, तो ये बहुत बड़ा अगर प्रोजेक्ट है तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब it is manual drawing of chart, so it is not suitable for large project, इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा चीज क्या है कि it cannot calculate shortest time for an activity, कम से कम कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं चल सकता है, हम तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगा इसी पर ही हमारा काम चलाते हैं, बराबर है, क्लियर। सो ये जायंट चार्ट आपको पूछा जाता है। पहले क्या है, किसने दिया है, इसको टाइमलाइन चार्ट भी बोलते हैं, ये सारी चीजें पहले मेंशन करनी है। फिर उसका एक डायग्राम जो हमने देखा वो ड्रॉ करके बता देना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताता है, डायमंड क्या बताता है, कॉलम्स क्या बताते हैं। एंड देन अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट पर जायंट चार्ट मेथड अप्लाई करनी है तो आपको क्या करना होगा वो खास मेंशन करना है, एंड मेंशन सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। डन।